हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से आपके सामने आरएस प्री 2023 के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान से संबंधित दोस्तों मॉडल पेपर 50वां आज फिर से आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो बहुत ही शानदार बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जिसमें दोस्तों आरपीएससी द्वारा नोट करना, जिसमें दोस्तों आरपीएससी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए भारतीय संविधान से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से संबंधित दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, यहां से आपकी एग्जाम में आपको भाई हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, अगर आपकी एग्जाम तक आपने दोस्तों हमारी इस एग्जाम सीरीज के सभी मॉडल पेपर से नोट करना दोस्तों, हमारे चैनल पर अभी तक आरएस प्री 2023 के लिए 49 मॉडल पेपर दोस्तों एकदम फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो उनका लिंक भी दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। इन मॉडल पेपर्स को दोस्तों अगर आपकी एग्जाम तक है, आपने दोस्तों अगर कंटिन्यू देख लेना भाई, है ना, अगर दोस्तों कंटिन्यू अगर आपने हमारी इस एग्जाम सीरीज की सभी मॉडल पेपर देख लिया तो दोस्तों आपकी एग्जाम में आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक लेगी। आप दोस्तों क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल के प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के 50वें मॉडल पेपर का दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन भाई बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। क्या बोल रहा है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों तथा जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रतिबंध है। ये बात दोस्तों किस नीति निदेशक सिद्धांत की अनुपालना है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41 या दोस्तों अनुच्छेद 40। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन दोस्तों ये कहना चाहता है कि वे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, वो बच्चे अगर दोस्तों कारखानों या दोस्तों ऐसे जोखिम युक्त कार्यों में संलिप्त हैं तो दोस्तों उन पर प्रतिबंध लगाने का कार्य कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद दोस्तों 24 करता है। इस बात का ध्यान रखना है ना। और यही बात दोस्तों किस नीति निर्देशक तत्वों में भी दोस्तों कही गई है, हमारा क्वेश्चन दोस्तों ये कहना चाहता है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? अनुच्छेद दोस्तों 39 कहना चाहता है ना। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 39 के तहत दोस्तों, है ना, अनुच्छेद 39 के तहत जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं वो दोस्तों कारखानों तथा जोखिम मुक्त कार्यों में दोस्तों संलिप्त नहीं हो सकते। दोस्तों उन पर प्रतिबंध लगाने का कार्य अनुच्छेद 39 भी करता है। नीति निर्देशक तत्वों के तहत, नोट करना, नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 करता है, और दोस्तों मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 24 करता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 39 है ना, ये दोस्तों 4 प्रकार का अनुच्छेद होता है ना। अनुच्छेद 39A, B, C और D, चारों के चारों दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ी सी दोस्तों इनकी भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ है। तो नोट करना दोस्तों, जो अनुच्छेद 39A है ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। यहाँ पे नोट करना, सम्मान न्याय एवं दोस्तों एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? विधिक सहायता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 39A दोस्तों, ये दोस्तों सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित प्रावधान करता है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अनुच्छेद 39C की, अनुच्छेद 39C की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये क्या काम करता है? तो दोस्तों धन के केंद्रीकरण पर रोक करता है। धन के केंद्रीकरण पर दोस्तों क्या करता है? रोक लगाने का कार्य करता है अनुच्छेद 39C। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 39D की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 39D की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यह क्या काम करता है? तो दोस्तों स्त्री एवं पुरुषों को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का प्रावधान करता है अनुच्छेद 39D। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29 या दोस्तों अनुच्छेद 30 है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, वो दोस्तों 25 से लेकर दोस्तों, है ना, 25 से लेकर दोस्तों बताइए कहां तक है? 25 से लेकर 28 तक दोस्तों जो अनुच्छेद है वो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। इस बात का ध्यान रखना है ना। और वर्तमान में दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल हो ही जाएगा। और वर्तमान में दोस्तों हमको 6 मूल अधिकार दोस्तों क्या है? प्रदान किए गए। और 6 मूल अधिकार से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, इनकी दोस्तों एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं 14 से लेकर जो 18 तक अनुच्छेद है वो दोस्तों नोट करना, समानता के मूल अधिकार से संबंधित है भाई, है ना, समानता के मूल अधिकार से संबंधित है। इनके अलावा देखिए 19 से लेकर जो 22 तक मूल जो अनुच्छेद हमको दिए गए हैं, 19 से लेकर 22 तक जो अनुच्छेद है वो दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है।
नोट करना, स्वतंत्रता के अधिकार से दोस्तों संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इनके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 ये दोनों अधिकार दोस्तों, ये दोनों अनुच्छेद दोस्तों किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 29 और 30। तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, ये दोनों अधिकार दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 जो हमारा 6वां मूल कर्तव्य है, ये दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है भाई, ठीक है, जिसको दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, है ना, क्या कहा है? संविधान की आत्मा का है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भविष्य में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो दोस्तों आपसे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है भाई ना, लेवल देखे दोस्तों आप क्वेश्चन का क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण के वाद के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, या दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से भी दोस्तों प्रचलित है? नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी ऑफ दोस्तों दिल्ली, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, या दोस्तों एमडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला, या दोस्तों दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरन बनाम भारत संघ। दोस्तों बताइए दोस्तों कौन सा वाद है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जाना जाता है? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दोस्तों एम बनाम जबलपुर में ना एस शुक्ला दोस्तों जो वाद है वो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और दोस्तों नोट करना है, ये दोस्तों एक प्रकार की रिट याचिका भी है ना, रिट याचिका भी है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों 5 प्रकार की रिट याचिका जारी करता है। और दोस्तों हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट याचिका दोस्तों जारी करता है। इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना गजब का प्रश्न है दोस्तों। लेवल देखिए आप तो क्वेश्चन का, और दोस्तों इसी लेवल के क्वेश्चन आपकी आरएस प्री 2023 में आपको हूबहू दोस्तों देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों के ऊपर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूं, है ना। अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने हेतु अनुच्छेद 31C भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों समाहित किया गया? आप दोस्तों आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो भाई, इसी लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो बताए दोस्तों अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 में दिए गए जो मूल अधिकार है उनके ऊपर दोस्तों कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने हेतु अनुच्छेद 31C दोस्तों भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों ऐड किया गया है? 25वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, या दोस्तों 31वां संविधान संशोधन है? बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई उत्तर नंबर दोस्तों उत्तर नंबर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वां संविधान संशोधन, है ना, 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत, 1971 के तहत दोस्तों, है ना, 1971 के तहत मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि कौन से मूल अधिकारों पर, तो दोस्तों अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई है। ये बात दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार दोस्तों आरपीएससी द्वारा रिपीट की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत ये बात दोस्तों कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या बोल रहा है भाई। कर्मकारों को उपयुक्त एवं माननीय कार्य दशाएं दोस्तों प्रदान करने हेतु संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देश देता है ना? मानवीय दोस्तों कार्य प्रदान करने हेतु अनुच्छेद दोस्तों 41, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43, या दोस्तों अनुच्छेद 42। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अनुच्छेद 43 है वो दोस्तों कर्मकारों को, नोट करना, है ना, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करता है, निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करता है, मजदूरी का प्रावधान करता है। जैसे दोस्तों मनरेगा है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मनरेगा है, ये दोस्तों इसी अनुच्छेद के तहत दोस्तों चलाया गया है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 43, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 41 की, अनुच्छेद 41 भाई क्या प्रावधान करता है? तो दोस्तों इसमें काम के अधिकार का वर्णन दिया गया है, काम के अधिकार का वर्णन दिया गया है ना। अगर आपको पूछ ले काम के अधिकार का उल्लेख किस में है, और दोस्तों ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाए मूल अधिकार, भारत की उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों ध्यान रखना नीति निर्देशक तत्व में काम के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 41 में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 42 की, तो अनुच्छेद 42 में दोस्तों नोट करना प्रसूति संबंधी, है ना,
प्रसूति संबंधी उपबंध किए गए हैं इस अनुच्छेद में, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों सम्मान नागरिक संहिता के लिए निर्देश किस वाद में दोस्तों जारी किए गए। देखिए सम्मान नागरिक संहिता ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के तहत दोस्तों है ना, नीति निर्देशक तत्वों के तहत दोस्तों जारी की जाती है। और दोस्तों किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ना भाई। तो दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद 44 में दोस्तों सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों इससे संबंधित जो निर्देश है वो किस वाद में जारी किए गए। क्वेश्चन का लेवल देखे दोस्तों, आप क्वेश्चन का लेवल देखे दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं, आपकी एग्जाम में यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। प्रकृति वर्गीस बनाम साइरिल जॉर्ज वर्गीस, या दोस्तों सरला मुगदल बनाम भारत संघ में, या डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ में, या दोस्तों जोहन वेलामेटन बनाम भारत संघ में, किस वाद में दोस्तों सम्मान नागरिक संहिता से संबंधित निर्देश जारी किए गए। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। सरला मुगदल बनाम भारत संघ में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सम्मान नागरिक संहिता के लिए निर्देश जारी किए गए और दोस्तों इसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है, आई होप आपका कंसेप्ट दोस्तों क्लियर होगा। जैसा दोस्तों आपको आरपीएससी क्वेश्चन पूछे ना वैसा ही दोस्तों आपको क्या करना है, आंसर करना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पोषित धार्मिक शैक्षणिक संस्था धार्मिक शिक्षा दोस्तों नहीं दे सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि वह शैक्षणिक संस्था जो दोस्तों पूर्णतः राज्य पोषित है ना, वो दोस्तों धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती। ये बात दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों लिखी गई है, तो बताइए दोस्तों अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 28 के तहत, दोस्तों अनुच्छेद 29 के तहत। बताइए हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 28 के तहत दोस्तों है ना, अगर कोई विद्यालय वो दोस्तों राज्य पोषित है, अगर वो धार्मिक शिक्षा देता है, धार्मिक शिक्षा का तात्पर्य दोस्तों ये हुआ कि अगर कोई दोस्तों वह शैक्षणिक संस्था जो दोस्तों मुस्लिमों से संबंधित है ना, मुस्लिमों से संबंधित कोई धार्मिक शिक्षा देता है ना, या दोस्तों हिंदू से संबंधित कोई धार्मिक शिक्षा देता है, हिंदू धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों ऐसी शिक्षा देना उल्लंघन है, अनुच्छेद 28 का उल्लंघन करता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है ना, तो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, अनुच्छेद 28 के तहत है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए एक मिनट, अब देखिए इसलिए दोस्तों ये यहाँ पर इंग्लिश में वर्जन आपको इसलिए दिया गया है कि दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करते हैं कि दोस्तों आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को शो किया करो। तो दोस्तों आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हो, अपने हिसाब से आप सोल्व कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है, निम्नांकित किस वाद में दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का मतलब भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट होता है, कंफ्यूज मत होना। एग्जामिनर दोस्तों केवल और केवल क्या करता है दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज दोस्तों है ना चेंज करता है। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक ही बात है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया या दोस्तों निर्देश दिया है कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है। मतलब दोस्तों किस वाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है वो एक ही है। उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश वाद में, बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा में, या विजय कॉटन मिल्स बनाम अजमेर राज्य में, या दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। भाई बहुत ही फेमस वाद है दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दोस्तों ये बात कही गई है कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों का उद्देश्य दोस्तों एक ही है। ये किस बात में कहा गया है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है, आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा दोस्तों इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया है कि दोस्तों जो हमारी उद्देशिका है ना, उद्देशिका वो दोस्तों भारतीय संविधान का क्या है, अंग है दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना, ये बात भी इसी अनुच्छेद में दोस्तों कही गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल करते हुए किस देश के संविधान से भाई लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से, जापान के संविधान से, अमेरिका के संविधान से और दोस्तों क्या कनाडा के संविधान से। भाई ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी द्वारा डिलीट किया गया है। क्यों डिलीट किया गया है, क्योंकि दोस्तों जिस देश के संविधान से मूल करते हुए लिए गए हैं उस देश का नाम यहाँ पर है ही नहीं। एक्चुअली में दोस्तों जो मूल करते हुए वो दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए, रूस के संविधान से दोस्तों मूल करते हुए लिए गए हैं। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 51A में दोस्तों भारतीय संविधान में मूल करते हुए उल्लेखित है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो 10 मूल करते हुए भारतीय संविधान में लिए गए वो दोस्तों सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए। सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों भारतीय संविधान में मूल करते हुए लिए गए हैं। तो भाई 11वां जो मूल करते हुए, वर्तमान में 11 ही मूल करते हुए, 11वां मूल करते हुए दोस्तों
किसकी सिफारिश पर लिया गया है दोस्तों, कैसे लिया गया है भारतीय संविधान में, तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन के तहत है ना, 86वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में 11वां मूल करते हुए ऐड किया गया है। इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, जो दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि दोस्तों भारतीय संविधान से, नोट करना, भारतीय, बड़ी गजब की बात बता रहा हूं, भारतीय संविधान में दोस्तों, भारतीय संविधान में किस देश से दोस्तों क्या क्या लिया गया है ना, मतलब भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत दोस्तों कौन कौन से हैं, इसकी दोस्तों मैं आपको कंप्लीट क्लास दोस्तों प्रोवाइड करवा चुका हूं, है ना, कंप्लीट क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं, और उसका जो लिंक है वो दोस्तों इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको दोस्तों, जाकर जरूर देखना, बहुत ही गजब की क्लास है। 1 मिनट दोस्तों यहां पर रुकना, यहां पर दोस्तों आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नांकित किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाअभियोग चलाया जा सकता है। मतलब दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को पद से हटाने की प्रक्रिया की बात हो रही है, पद से हटाने की प्रक्रिया की बात हो रही है, उसको महाभियोग कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों महाअभियोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के द्वारा दोस्तों चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 123 या दोस्तों अनुच्छेद 125। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है उसको दोस्तों 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत उस पर महाअभियोग चलाया जा सकता है, और इसके तहत दोस्तों इसको पद से हटाया जा सकता है ना, तो अनुच्छेद 124 हो जाएगा, ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसी अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है ना, इस बात का ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। अगर दोस्तों आपको ये पूछ ले कि दोस्तों किस दोस्तों शासन अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया है, तब दोस्तों आपको कहना है भारत शासन अधिनियम, नोट करना, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, है ना, अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया। अगर आपको अधिनियम पूछे तो 1935 करना है, अनुच्छेद पूछे तो दोस्तों 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। जैसा आरपीएससी क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परलेखों का न्यायालय, मतलब दोस्तों रिकॉर्ड है, वह न्यायालय जो दोस्तों रिकॉर्ड रखता है। यहां पर देखिए नोट करना, सुप्रीम कोर्ट है रिकॉर्ड ऑफ, है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो दोस्तों यहां पर कहने का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को परलेखों का न्यायालय घोषित किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 127 के तहत, अनुच्छेद 126 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत, या दोस्तों अनुच्छेद 130 के तहत है। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अनुच्छेद 129 हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आरपीएससी द्वारा, नोट करना, आरपीएससी द्वारा दोस्तों आज तक के पूछे गए सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों देखने हैं, तो दोस्तों उस क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और आरपीएससी द्वारा आज तक के पूछे गए प्रश्नों की दोस्तों विद डिटेल दोस्तों आपको व्याख्या दी गई है ना, तो दोस्तों जाकर जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, पंचायती राज द्वारा निम्नतर स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना किस अनुच्छेद के द्वारा भाई की गई है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 या दोस्तों अनुच्छेद 40 है। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। देखिए पंचायती राज की बात हो रही है, तो दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 40 के तहत दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन की बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है वो किस अनुच्छेद के तहत अपने सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अपने मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, मूल क्षेत्राधिकार का, एक मिनट रुकना, मूल क्षेत्राधिकार का यूज भी करता है, क्षेत्राधिकार का यूज करता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का भी यूज करता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का भी यूज करता है, और इसके अलावा दोस्तों ये रिट क्षेत्राधिकार का भी यूज करता है सुप्रीम कोर्ट। तो 4 प्रकार के क्षेत्राधिकारों का यूज करता है सुप्रीम कोर्ट, और चारों के चारों दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन पर। तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 141, 42, 140, 143। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत दोस्तों अपने सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना,
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर नोट करना, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अपने मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। अगर आपको पूछ ले सुप्रीम कोर्ट किस क्षेत्राधिकार में दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, तो दोस्तों नोट करना, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 136 के तहत अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले सुप्रीम कोर्ट किस क्षेत्राधिकार में दोस्तों अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा आरपीएससी क्वेश्चन पूछे ना वैसा ही दोस्तों आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है भाई, देखिए, है ना, एक मिनट, अब देखिए बिल्कुल सही दिख रहा है ना। देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश की बात हो रही है, तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 224 के तहत, अनुच्छेद 224 ए के तहत, अनुच्छेद 233 के तहत, या दोस्तों अनुच्छेद 233 ए के तहत? बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रट लेना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ही आपकी एग्जाम में आपको खूब देखने को मिलेंगे, है ना। रट के जाना दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि आरपीएससी दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को रिपीट करता है एकदम दोस्तों, का के जगह के भी दोस्तों चेंज नहीं करता। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आरपीएससी एक्चुअली एग्जाम में दोस्तों 100% दोस्तों पॉसिबिलिटी बनती है ऐसे क्वेश्चन के रिपीट होने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय की अन्य न्यायालय पर अधीक्षण शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 226 के तहत, 227, 224 या दोस्तों 233 के तहत? हाई कोर्ट की दोस्तों अन्य न्यायालयों पर दोस्तों जो अधीक्षण की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में दोस्तों उल्लेखित है? क्वेश्चन दोस्तों ये कहना चाहता है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 227 के तहत, ठीक है जी। 226 के तहत हाई कोर्ट है वो दोस्तों रिट याचिका जारी करता है 5 प्रकार की, आप सबको मालूम है, तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको चर्चा की थी कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोस्तों अनुच्छेद 131 के तहत अपने मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, और दोस्तों उससे संबंधित देखिए क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार में नहीं होता है? मतलब दोस्तों कौन सा वाद है या दोस्तों कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आते, क्वेश्चन ये बोल रहा है। देखिए, भारत सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं वो, ये तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। दो कॉरपोरेट घरानों के मध्य विवाद, या दोस्तों दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य का विवाद, या दोस्तों भारत सरकार एवं किसी राज्य अथवा राज्यों तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में दोस्तों नोट करना कौन कौन से विवाद शामिल होते हैं, इसकी दोस्तों एक बार मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो कॉरपोरेट घरानों के मध्य का विवाद, मतलब दोस्तों दो ऐसे विवाद जो दोस्तों मतलब समझिए कि आपके मध्य और मेरे मध्य दोस्तों किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, तो दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आते। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में कौन कौन से विवाद आते हैं, तो दोस्तों इसमें नोट करना, इसमें दोस्तों देखिए भारत सरकार और राज्यों के मध्य का जो विवाद होता है ना वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों दो राज्यों के मध्य, है ना, दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के मध्य आता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों भारत सरकार या किसी राज्य या राज्यों के या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मूल अधिकारों, है ना, ऐसे मामले जिनमें दोस्तों व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है ना, मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो मामले भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद के मामले होते हैं वो भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। भाई रट लेना, इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां से मैं आपको फैक्ट बताया हूं, ठीक है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द दोस्तों समाहित किए गए हैं 32वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा,
44वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा या दोस्तों 46वें संविधान संशोधन 1982 के द्वारा। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए भारत की जो प्रस्तावना है उसमें दोस्तों केवल और केवल एक बार ही दोस्तों संविधान संशोधन हुआ है, और वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ है जिसके तहत दोस्तों भारत की उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसके अलावा एक शब्द और जोड़ा गया था, अखंडता। अखंडता, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। तो दोस्तों वो कौन सा संविधान संशोधन है, क्वेश्चन दोस्तों ये कहना चाहता है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों भारत की उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता। ध्यान रखना उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने प्रस्तावना से संबंधित आरपीएससी द्वारा आज तक के पूछे गए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नहीं देखे हैं तो दोस्तों उसका लिंक भी आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही गजब की दोस्तों क्लास है। भारत की उद्देशिका से संबंधित आज तक के पूछे गए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है क्यों? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होने के कारण, संसद सर्वोच्च है इसलिए कारण, या न्यायपालिका स्वतंत्र है इसलिए, या दोस्तों राज्य का निर्वाचन जनता करती है इसलिए। भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य प्रमुख का निर्वाचन है वो दोस्तों कौन करती है, जनता करती है, इसलिए दोस्तों भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखे दोस्तों, है ना, ऐसे क्वेश्चन देकर दोस्तों जब आपकी एग्जाम लगेगी तब उसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, तब दोस्तों आपका दिल भाई गदगद हो जाएगा, है ना, तब दोस्तों आप हमको भाई याद करोगे, है ना। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है दोस्तों, आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, है ना। और दोस्तों आने वाली एग्जाम्स के लिए ये जो मॉडल पेपर्स हैं वो दोस्तों एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको, है ना, ऐसा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाता है जो दोस्तों लोग बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान आपसे भारी भरकम फीस लेकर दोस्तों पेड कोर्स में आपको दोस्तों प्रोवाइड नहीं कराते, लेकिन Q50 जीके पर आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों ऐसा कंटेंट देखने को मिलता है। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के संविधान को पूर्ण रूप से दोस्तों लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, दोस्तों 15 जनवरी 1948 को। देखिए भारतीय संविधान को लागू तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके पीछे दोस्तों लॉजिक समझिए क्या है। देखिए भारतीय संविधान स्टार्ट कब हुआ था, भारतीय संविधान बनना स्टार्ट कब हुआ था, है ना, स्टार्ट कब हुआ था, है ना, मतलब भारतीय संविधान की लेखन प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों नोट करना यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की लेखन प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी भाई, है ना। नोट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट गजब का फैक्ट बता रहा हूँ आपको, है ना, जिसमें 2 साल भारत के संविधान बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, है ना, 18 दिन का समय लगा था। मतलब दोस्तों भारतीय संविधान की लेखन प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुई, और उसके बाद दोस्तों 2 साल 11 माह और 18 दिन के बाद भारतीय संविधान दोस्तों 26 नवंबर, नोट करना, 26 नवंबर 1949 के दिन दोस्तों पूर्ण रूप से बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। तो दोस्तों भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हो गया था, मतलब कंप्लीट कब हो गया था दोस्तों बनकर? तो 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान कंप्लीट हो चुका था। और इसको लागू कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। आरपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा ही आपको आंसर करना है भाई, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक भारतीयों को शक्ति स्थानांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित है? मतलब दोस्तों देश का विभाजन हुआ और भारतीयों को जो ब्रिटिश एम्पायर से शक्ति दी गई वो दोस्तों किससे संबंधित है? साइमन कमीशन से, क्रिप्स मिशन से, कैबिनेट मिशन प्लान से, या दोस्तों माउंटबेटन योजना से। तो दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउंटबेटन योजना से संबंधित है दोस्तों, इसी के तहत देश का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था, ठीक है। तो उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, भारतीय संविधान है एकात्मक न संघात्मक न संघीय, संघीय केवल, या दोस्तों न तो एकात्मक है न संघीय, लेकिन दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए कैसे है ना। देखिए एक्चुअली में तो जो भारतीय संविधान होता है ना वो दोस्तों वर्तमान में तो क्या है, संघीय है। वैसे नॉर्मल तो दोस्तों भारतीय संविधान संघीय रहता है। संघीय का मतलब दोस्तों क्या
यहाँ पर क्या हो गया, संघीय का तात्पर्य है वह देश जिसमें दो सरकारें होती है ना, दो सरकारें होती हैं। अब दो सरकारें दोस्तों कौन कौन सी होती है, एक तो दोस्तों केंद्र सरकार होती है और एक दोस्तों राज्य सरकार होती है। वह देश जिसमें दो सरकारें होती है वो दोस्तों संघीय संविधान होता है उस देश का, है ना। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, आपातकाल लगता है, तब दोस्तों भारत का जो संविधान है वो दोस्तों संघीय से कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। मतलब पूरी टोटल जो शक्ति है, राज्य की शक्ति भी, वो सब पूरी की पूरी दोस्तों केंद्र में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। इसलिए दोस्तों एकात्म मतलब दोस्तों संघीय से क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है दोस्तों भारत का संविधान दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के समय। इसलिए दोस्तों न तो एकात्मक है न ही संघीय, लेकिन दोनों का क्या है, मिश्रण है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भविष्य में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों आपको गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, हमारे देश में समवर्ती सूची की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स या दोस्तों आयरलैंड। समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इससे संबंधित दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत के संविधान में किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है, इसकी कंप्लीट डिटेल दोस्तों अगर आपने नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भारत के विभिन्न स्रोत के नाम से, है ना। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के नाम से दोस्तों आपको क्लास इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर दोस्तों जरूर देखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों और क्या क्या लिया गया है, तो नोट करना, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है वो भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाई ली गई है, ठीक है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया गया है, तो दोस्तों उद्देशिका की जो लैंग्वेज है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, किस देश के संविधान से हमारे देश में संविधान में मूलभूत अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा दोस्तों ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, उस पर दोस्तों जाकर देखना, भारत के संविधान के विभिन्न स्रोतों के नाम से कंप्लीट डिटेल दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। और हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूएसए के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दोस्तों ली गई है। जुडिशियल रिव्यू, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन को नोट करना, न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं, इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अगर दोस्तों आपको न्यायिक समीक्षा से संबंधित कंप्लीट क्लास चाहिए, आरपीएससी द्वारा पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोस्तों चाहिए, तो इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना, मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं वहां पर भी, ठीक है। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से दोस्तों ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड और स्पेन। तो दोस्तों बताइए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 143 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से दोस्तों ली गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कितना गजब का प्रश्न है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, किस वाद में दोस्तों ये कहा गया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, या विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया है कि उद्देशिका भारतीय संविधान का अंग है। और ये बात दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार दोस्तों कब किया गया था, मतलब दोस्तों स्वीकार कब किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया था, क्वेश्चन ये कहना चाहता है ना। तो स्वीकार दोस्तों कब किया था, 25 अक्टूबर 1948 को, 26 नवंबर 1948 को, 25 अक्टूबर 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को दोस्तों नोट करना अंगीकृत, अधिनियमित और दोस्तों आत्मसमर्पित किया गया था। ये बात दोस्तों किस में लिखी गई है, भारत की उद्देशिका में लिखी गई है, मोटे मोटे अक्षरों में। और दोस्तों जिसको भारत की उद्देशिका याद है उसके दोस्तों 100% पॉसिबिलिटी मिलती है कि दोस्तों भारत की उद्देशिका से संबंधित उसका क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा। तो दोस्तों याद तो करना पड़ेगा आपको दोस्तों, भारत की उद्देशिका याद कर लेना, बहुत काम आने वाली है आपकी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद
छिंत्र के तहत है दोस्तों, अनुच्छेद 53 के तहत। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है हमारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट देगा। अनुच्छेद छिंत्र के तहत दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे दोस्तों देश का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, इसकी नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद छिंत्र के तहत भाई की जाती है। ठीक है, तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक कार्य महान्यायवादी का नहीं है। ठीक है जी, भारत सरकार को सलाह देना बिल्कुल है, विधायी प्रकृति के अन्य कार्य करना, ये बात भी बिल्कुल है, संविधान अथवा अन्य विधि द्वारा दिए गए कार्य करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना, ये काम दोस्तों किसका नहीं है, महान्यायवादी का नहीं है। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर दोस्तों आपको पूछ ले तो आपसे गलती नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोल लेने का अधिकार रखता है। मतलब दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो दोस्तों संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार भी रखता है और बोलने का अधिकार भी रखता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ना, अनुच्छेद 78 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद 97 के तहत है दोस्तों, अनुच्छेद 58 के तहत। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है और बोल भी सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। अनुच्छेद 88 के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, महान्यायवादी से संबंधित है दोस्तों। भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल सही बात है, बोल भी सकता है अनुच्छेद 88 के तहत। अभी हमने क्वेश्चन देखा ना, आगे देखे, क्या वह सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार का अधिकारी है, बिल्कुल होता है दोस्तों। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आरएस प्री 2023 के लिए भारतीय संविधान से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का दोस्तों मॉडल पेपर 50वां। अगर दोस्तों आपने इससे पहले 49 मॉडल पेपर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों इस क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर दोस्तों जरूर देखना। बहुत ही गजब के मॉडल पेपर है ये, बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के द्वारा दोस्तों तैयार किए गए मॉडल पेपर है, जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। तो दोस्तों जाकर जरूर देखना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसे लगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।